जय हिंद दोस्तों। जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, जो कर सकते हो वो करो, और तब तक मत रुको जब तक आप वैसी ज़िंदगी नहीं पा जाते जैसी ज़िंदगी आप चाहते हो। कब तक नहीं रुकना है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और तब तक रुकेंगे नहीं जब तक हमें वैसी ज़िंदगी नहीं मिल जाती है जैसी ज़िंदगी हम चाहते हैं। इसीलिए अपनी उस ज़िंदगी को पाने के लिए जो अपने माइंड में आपने सेट कर रखी है कि मुझे ऐसी ज़िंदगी पानी है, तो उस ज़िंदगी को पाने के लिए हम लोग एक कदम और बढ़ाते हैं उस ज़िंदगी को पाने के लिए। तो चलो बढ़ाते हैं एक कदम और उस बेहतरीन ज़िंदगी को पाने के लिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया है आपको अनुच्छेद, राष्ट्रपति से संबंधित समस्त अनुच्छेद मैंने बताए हैं पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में मैंने बताया है, राष्ट्रपति के पार्ट 2 में बताया है राष्ट्रपति पे महाभियोग, राष्ट्रपति की योग्यताएं, ओके, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, और भी बहुत से क्वेश्चन मैंने बताए हैं राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट 2 में। तो जिन लोगों ने राष्ट्रपति के ये वाला वीडियो, जो बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो इससे पहले 2 वीडियो और बने हैं, अगर उन वीडियो को पहले देखोगे तब ये वाला देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ओके, तो इससे पहले दोनों वीडियो आपको देखने हैं, तब ये वाला वीडियो देखना है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और राष्ट्रपति से संबंधित लगभग कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्जाम में, इतना वादा है आपसे। चलो अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आज का। तो आज क्या है हमारा? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। और राष्ट्रपति भारत का सर्वे सर्वा होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, तो इसीलिए राष्ट्रपति भारत का सर्वे सर्वा होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सी शक्तियाँ दी हैं, तो चलो देखते हैं कौन कौन सी। एक कार्यपालकीय शक्ति है, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति है, तीसरी वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, आपातकालीन शक्तियाँ सब उसी में निहित हैं, वीटो पावर, राजनैतिक शक्ति, राजनयिक शक्तियाँ, स्वविवेक की शक्ति, और उन्मुक्त शक्तियाँ, और विशेष अधिकार, ये सब राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन है। और अनुच्छेद 53 के 1 में क्या वर्णित है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये वर्णित है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित, ठीक है। तो कार्यपालिका की समस्त शक्तियां कहाँ निहित होंगी? राष्ट्रपति में। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, इसीलिए कार्यपालिका की समस्त शक्तियां कहाँ निहित होंगी? राष्ट्रपति में। तो चलो देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, इनको देखते हैं। तो कार्यपालिका से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, उनको हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे और एक एक स्टेप चलेंगे। आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से सब क्लियर कट हो जाएगा। तो कार्यपालिका से संबंधित पहली शक्ति है राष्ट्रपति के पास नियुक्ति की शक्ति, नियुक्ति की शक्ति। तो भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, सभी संवैधानिक पदों पर कौन नियुक्ति करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो चलो देखो कौन कौन से पद पे राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है। तो नंबर 1 करता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यों के राज्यपाल, ठीक। महान्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्लस सदस्यों की, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आ जाओ महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, SC ST आयोग और OBC आयोग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, ओके। महिला आयोग में महिला आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओबीसी आयोग के सदस्य और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और चुनाव आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त और उसके साथ में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, तो इतनी सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। ओके, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष और उनके सदस्य, और एक और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ओके, तो इतनी सारी नियुक्ति का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति को है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बार वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य, इतने सारे लोगों की नियुक्ति कौन करता है? इन सारे लोगों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो कितना पावर है जब राष्ट्रपति इतने सारे लोग की नियुक्ति करता है? ये सारे संवैधानिक पद हैं, इन सारे संवैधानिक पदों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, इतना आपने समझ लिया होगा, तो चलो इसको डिलीट कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो नियुक्ति संबंधी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। इतनी सारी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो हम डिलीट कर देते हैं। इतनी सारी नियुक्तियों की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। चलो अगला देखते हैं। जितने भी संवैधानिक पद है, पूछा जाए नियुक्ति कौन करता है, तो आंख बंद करके आप राष्ट्रपति पे टिक मारेंगे, प्रधानमंत्री पे नहीं मारेंगे। ओके, अगला चलते हैं। तो नियुक्ति का अधिकार हो गया, नियुक्ति का अधिकार पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 263। ओके, अनुच्छेद 263 और अनुच्छेद 263। चलो पहले 3 देखते हैं फिर आगे। तो अनुच्छेद 77 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 77 के तहत होता है कि भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। यानी समस्त कार्य किसके नाम से किए जाएंगे?
राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ओके, किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 77 बोलता है कि समस्त कार्यपालिकी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 78 क्या कहता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराएगा। ठीक है, यानी संघ में तुमने कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं, आगे क्या करने वाले हो, तो इन सब की बात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निर्णयों से अवगत कराता है, ठीक, इतना आप समझ जाएंगे, अवगत। ठीक, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निर्णयों से अवगत कराता है। अगर जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत नहीं कराता है तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि क्या क्या तुम्हारी सरकार क्या काम कर रही है। ठीक है, तो ये पावर दी गई है राष्ट्रपति को। ठीक, अगर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत नहीं कराता है तो राष्ट्रपति डायरेक्ट प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि क्या चल रहा है, कैसे आप संचालन कर रहे हो, भारत सरकार में क्या क्या आप कर रहे हो, उन सब चीज़ों से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को ये बताया कि प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। प्रधानमंत्री जी मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे अनुच्छेद 78 के तहत। ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई। ये बड़े बड़े एग्जाम में आता है, ये वनडे एग्जाम में नहीं आते हैं दोनों। ओके, ये ISPCS में आते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये वनडे वाले में पूछा गया है और कई बार पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 263, तो अनुच्छेद 263 आप बताएंगे कोई लोग, अनुच्छेद 263 क्या होता है और अनुच्छेद 263 के तहत क्या होता है? तो अनुच्छेद 263 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह राज्यों और केंद्र के बीच संबंध को अच्छा बनाने के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रपति किसका गठन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। क्यों करता है? केंद्र और राज्य के संबंधों को मधुर बनाने के लिए। ओके, आगे आ जाओ। कोई भी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र को SC या ST घोषित करने के लिए राष्ट्रपति ही उसको घोषित कर सकता है। तो किसी क्षेत्र को SC और ST कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। ओके, किसी भी क्षेत्र को SC और ST कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति घोषित करता है। और एक और पॉइंट इसका 1 2 3 4 5 6 में ये है आपका कि किसी भी राज्य का नाम ठीक, उसकी सीमाएं या नए राज्य बनाना हो। ठीक है, राज्य, ठीक, यानी राज्य का किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना हो, किसी भी नए राज्य को गठित करना हो, तो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति से ही किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति की अनुमति से। ओके, तो बहुत सरल है, बस 5-6 पॉइंट हैं कार्यपालिका शक्ति में। सबसे पहला नियुक्ति संबंधी शक्ति है उनके पास, बहुत सी नियुक्तियां करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 77 में क्या है?
राष्ट्रपति के नाम से भारत सरकार सारे काम करेगी। अनुच्छेद 78 में क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराएगी। अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगी। किसी क्षेत्र को SC या ST घोषित करना है तो राष्ट्रपति घोषित करता है, और नए राज्यों के नाम, सीमाएं और नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन करना हो और नए राज्य बनाना हो तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही बनाया जाएगा। ओके, जरा देखते हैं, वीडियो चल रहा है क्योंकि कल बंद हो गया था। चल तो रहा है। चल तो रहा है। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं विधायी शक्तियाँ। ओके, अगला पॉइंट है विधायी शक्तियाँ। ठीक, तो विधायी शक्तियों में क्या कहा गया है? विधायी शक्तियों में कहा गया है, विधायी शक्ति यानी कि संसद के अंदर उसकी क्या शक्ति है। तो संसद के अंदर क्या कहा गया है? कहा गया है अनुच्छेद 77, 78, 79 में क्या कहा गया है? 79 में कहा गया है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाएगा। इन तीनों को मिलाकर संसद बनेगी। ओके, तो विधायी शक्तियों में पहली शक्ति क्या है? बिना राष्ट्रपति के संसद पूरा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति क्या है? संसद का अभिन्न अंग। ओके, तो 79 अनुच्छेद 79, ये 77, ये 78, ठीक, अब ये 79। अनुच्छेद 79 में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे? संसद बनाएंगे। ठीक, और बिना राष्ट्रपति के संसद पूरी नहीं होती है, इसलिए संसद का अभिन्न अंग कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति क्या काम करता है? राष्ट्रपति क्या काम करता है? राष्ट्रपति क्या काम करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत और अनुच्छेद 331 के तहत, राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 मनोनीत करता है। 12 लोगों को मनोनीत करता है। 12 लोगों को कहाँ मनोनीत करता है? 12 लोगों को शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 12 लोगों को राज्यसभा में, ओके, तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और राष्ट्रपति 331 अनुच्छेद के तहत 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत। ओके, तो 12 और 2 14 सांसदों की नियुक्ति कौन करता है? अकेले राष्ट्रपति करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? अगला पॉइंट बनता है आपका, चलो 1 2 3 करके डालते हैं। 1 2, अगला पॉइंट है आपका थर्ड वाला, ठीक है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। तो विधेयक कानून बनता है कब? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। ओके, अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो विधेयक बेकार हो जाता है, वो कानून का दर्जा नहीं पा पाता है, खराब हो जाता है, बेकार। तो
विधेयक कानून बनता है, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है, एक्ट कब बनता है, तो कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, दस्तखत करता है। पहले लोकसभा या राज्यसभा से पास, यानी दोनों सदनों से पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जब पास होके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करता है, तब वो विधेयक कानून बन जाता है। ओके, चलो अगला बताते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को वो शक्ति प्राप्त है कि वो लोकसभा का सत्र बुलाता है, मतलब संसद में सत्र बुलाता है, और सत्र बुलाता है यानी सत्र की शुरुआत करता है, सत्र का प्रारंभ करता है, सत्रावसान कर सकता है, ठीक। और 85 के तहत ही लोकसभा को भंग कर सकता है। तो सत्र शुरू करता है, सत्रावसान करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर 85 के द्वारा लोकसभा के सत्र की शुरुआत करता है, सत्रावसान करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका अनुच्छेद। ओके, अनुच्छेद 85 के तहत क्या होता है, संसद के सत्रों की शुरुआत करता है, सत्रावसान करता है, और लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। ओके, अगला पॉइंट है, अब इसी को डिलीट करके लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो फिर आएगा नहीं। देख ले उसमें आ रहा है या नीचे तक आ रहा हो तो लाइन खींच के देखते हैं कहाँ तक आ रहा है, देखें कहाँ तक आ रहा है। आ तो रहा है, इतनी जगह स्पेस है, ठीक है, 2 पॉइंट हो जाएंगे। चलो यहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो डिलीट करना पड़ेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 में क्या है, अनुच्छेद 123 1 2 3 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। जब कोई भी सत्र चल ना रहा हो और अचानक से कानून बनाने पड़ जाए हमारे देश में, तो राष्ट्रपति अकेले ही कानून बना देता है, उस पर दस्तखत कर देता है, उसी को कहते हैं अध्यादेश, ठीक है। और जब भी सत्र शुरू होंगे उसके 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से पास करके और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देगा तो वो दोबारा से आपका कानून बन जाएगा। ओके, यानी कुल मिला के उस पर दस्तखत तो पहले से ही कर चुका है। लोकसभा और जब दोनों सत्र शुरू होंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से उसको पास करा लो, बस वो कानून बन जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है आपका अध्यादेश अनुच्छेद 1 2 3, यानी कोई भी समस्या हो चुटकी बजाओ और समाप्त। कोई भी देश में समस्या आ जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाएंगे, कहेंगे साहब इससे संबंधित कोई कानून है नहीं अभी तक, तो क्या किया जाए, तो राष्ट्रपति कहेंगे 1 2 3 अध्यादेश जारी करते हैं 1 2 3 के तहत। तो अध्यादेश जारी करते हैं और तुरंत प्रभाव से वो कानून बन जाता है और उसको अपना काम निकाल लेते हैं। और अगर आगे ज़रूरत होती है तो दोनों सदनों से पास करवा के उसको कानून बना दिया जाता है। ओके, तो 1 2 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है, अनुच्छेद 1 2 3 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ओके, और क्या कर सकता है, और एक अनुच्छेद और, अनुच्छेद 108 श्री 108 मैंने बताया था ना, श्री 108 के तहत श्री राष्ट्रपति जी देखते हैं आ रहा है, अनुच्छेद 108। ओके, आ रहा है अनुच्छेद 108 श्री 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, क्योंकि पूरे देश के राष्ट्रपति जी सर्वे सर्वा है, यानी पूरे देश के बाबा जी हैं, और बाबा जी के नाम के आगे क्या लगा होता है, श्री 108। और कोई विवाद होगा तो बाबा जी दोनों पक्षों को बुलाएंगे और समझौता करवाएंगे। तो बाबा जी श्री 108 दोनों पक्षों को मिला के समझौता करवाते हैं। तो अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक। ओके, संयुक्त बैठक 108 के तहत तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन लिखो तो ज़्यादा संवैधानिक भाषा होगी, संयुक्त अधिवेशन। ओके, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है। ओके,
और इस सदन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने पढ़ाया है लोकसभा में, लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। तो चलो देखते हैं, ये 3-4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं भाई। अनुच्छेद 79 के तहत क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनेगी और संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 राज्यसभा लोगों को मनोनीत करता है और 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत 2 लोग को लोकसभा में मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन को। विधायक कानून बनता है, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तभी बनता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उस पर कोई कानून नहीं बनेगा। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करता है, यानी सरकार को भंग करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ठीक है, सत्र अवसान करता है, सत्र की शुरुआत करता है, सत्र अवसान करता है। 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, विधायी शक्तियां जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जरूर रट लो इनको। अब देखते हैं वित्तीय शक्ति। तो वित्तीय शक्ति में चलो दोस्तों देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें कि 27 मिनट और 4 सेकंड पे वीडियो रुक जाती है और हम बढ़ाते रहते हैं आगे। मैंने सोचा था आज मैंने 1 घंटा सेट किया था, लेकिन अब क्या करें, यहाँ तक आया है वीडियो में, इसके आगे का इतना पार्ट नहीं आया। तो चलो फिर से इसको डिलीट करके समझा देते हैं। ओके, तो समझा देते हैं, जल्दी से स्पीड में समझा देंगे आपको, ठीक, जल्दी से समझा देते हैं। मेहनत दोबारा करनी पड़ रही है, पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। कई बार मैंने सेटिंग की है, लेकिन जो है, चलो इसको लिखा रहने दो। तो चलो देखते हैं वित्तीय शक्तियों में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। वित्तीय शक्तियों में 2-3 पॉइंट पढ़ने हैं। ओके, तो अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि पे नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि से पैसे नहीं खर्च कर सकते। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आकस्मिक निधि। ओके, तो आकस्मिक निधि पे किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का, और बिना राष्ट्रपति की अनुमति से प्रधानमंत्री इसके रुपए नहीं खर्च कर सकते हैं। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 112 के तहत, अनुच्छेद 112 के तहत क्या होता है? बजट पेश किया जाता है। ओके, तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही सरकार बजट पेश करती है, और बजट का जो संवैधानिक नाम क्या है? उसका नाम है, उसको संविधान में बजट नहीं कहा गया है, उसको वार्षिक आय व्यय का विवरण कहा गया है, ठीक है। ओके, तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है, और बजट कैसे पेश किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के द्वारा बजट पेश किया जाता है। ओके, अब अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है? अनुच्छेद 280 के तहत क्या होता है? वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है वित्त आयोग का गठन? तो वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। ओके, तो वित्त आयोग में होता क्या है? वित्त आयोग में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो टैक्स का लेन देन होता है उससे संबंधित विवरण होता है, उससे संबंधित उसमें कार्य देखे जाते हैं। ओके, तो ये होगा, ये 3 पॉइंट आप याद कर लो। वित्तीय संबंधी शक्तियों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओके, या तो इसके अनुच्छेद पूछ लेते हैं, या तो पूछ लेते हैं आकस्मिक निधि पे किसका अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति का। किस अनुच्छेद में आती है आकस्मिक निधि? 267 में आती है। 280 अनुच्छेद में क्या आता है? 280 अनुच्छेद में आता है वित्त आयोग। और बजट किस में आता है? अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति से पेश करती है भारत सरकार। ओके, चलो देखते हैं, आ रहा है, हो रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब न्यायिक शक्तियाँ देखते हैं हम लोग। न्यायिक शक्तियों में क्या है? न्यायिक शक्तियों में आता है अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमादान, ठीक। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है, यानी कोई मुलजिम है तो उसको क्षमा कर सकता है,
और उस या तो क्षमा कर देगा, पूरी की पूरी आपकी सज़ा माफ़ कर देगा, या सज़ा के रूप में परिवर्तन कर देगा, या सज़ा को कम कर देगा। तो कई तरीके से वो काम कर सकता है क्षमादान में। ओके, तो क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक, आपकी जो सज़ा मिली हुई है। आपने पिक्चर देखी होगी, मूवी देखी होगी, जिगर मूवी, पुरानी वाली, अजय देवगन वाली। ओके, तो अजय देवगन वाली जो मूवी है उसमें अजय देवगन और करिश्मा कपूर है। तो ऐसे उनके सामने सिचुएशन उत्पन्न होती है कि उनके हाथों से 2-3 कत्ल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब कत्ल हो जाते हैं तो फिर उनको सज़ा बोल दी जाती है फांसी की दोनों को। लेकिन उसमें दिखाया जाता है कि वो दोनों, पूरी मूवी में यही दिखाया जाता है, वो लास्ट में दिखाया जाता है कि पूरी मूवी में वो अपनी कहानी सुना रहे होते हैं राष्ट्रपति को, क्योंकि उनको सज़ा हो गई है, मौत की सज़ा हो गई है, फांसी की सज़ा हो गई है। तो वो लोग अपील करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास उनकी अपील जाती है। तो राष्ट्रपति उन दोनों को बैठाल के उनसे पूरी कहानी पूछते हैं। तो वो दोनों पूरी कहानी सुना रहे होते हैं और हम लोग पिक्चर देख रहे होते हैं। जब पूरी कहानी हो जाती है तो राष्ट्रपति को लगता है, वो इस वाले में स्वविवेक की शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति को लगता है कि इन दोनों के सामने ऐसी सिचुएशन थी, ये लोग कत्ल नहीं करना चाह रहे थे, मजबूरी में इनको कत्ल करना पड़ा, इनके हाथ से हुआ। तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करके क्षमादान दे देते हैं उन लोगों को। तो दिखाते हैं उसमें एक पिंजरा होता है, पिंजरे में 2 पक्षी बंद होते हैं और वो पिंजरे का गेट खोल देते हैं और दोनों पक्षी आकाश में उड़ जाते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके अजय देवगन और करिश्मा कपूर यानी दोनों हीरो हीरोइन को आज़ाद कर दिया। जाओ, फुर हो जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। ओके, तो ऐसे अनुच्छेद 72 के द्वारा क्षमादान कर देते हैं राष्ट्रपति महोदय। जब भी आप देखना जिगर मूवी में लास्ट का सीन जरूर देखना, तब आपको याद आएगा अनुच्छेद 72। ओके, आगे आते हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान। अब आता है अनुच्छेद 143। मैंने बताया था 143, आई लव यू। तो आई लव यू किससे करते हैं राष्ट्रपति जी? जब जिससे आई लव यू करेंगे उसी से तो परामर्श लेंगे। अगर जो आप किसी से प्यार करते हैं और आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो किसी से परामर्श लेना होगा तो किससे लोगे? उसी के पास फ़ोन लगाओगे, 143 वाले के पास, और कहोगे ऐसी ऐसी समस्या है, इसका सलूशन क्या है। तो वो जो भी राय देगा, अच्छी दे या बुरी दे, आप मानोगे, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा ही होता है। चलो, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है। ओके, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेता है कौन? राष्ट्रपति। ओके, तो 143 अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है राष्ट्रपति। ओके, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है, राष्ट्रपति ले सकता है 143 के तहत। अब आगे आ जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट 217। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के 124 अनुच्छेद के तहत और हाई कोर्ट के 217 के तहत, यानी 217 और 124 और 217 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके, तो बहुत आसान है इसको याद करना। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 217 के तहत राज्यों के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आराम से। इस बॉक्स में 3 याद करने हैं आपको। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग, अनुच्छेद 112 के तहत बजट, और अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आकस्मिक निधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वित्त आयोग। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्षमादान का अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका परामर्श वाला, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे आ जाओ। सहन शक्ति में क्या है? सहन शक्ति में
तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है भैया? राष्ट्रपति होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। युद्ध और शांति की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं करता है। प्रधानमंत्री तो केवल चेहरा है जनता के सामने, लेकिन असली जो कागजों पे दस्तखत वगैरह होते हैं, जो सब लिखा पढ़ी वाले जो कागज हैं उस पे दस्तखत किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। देखो मैंने अनुच्छेद 77 में बताया है, कहाँ गया 77, समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ओके, तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। युद्ध और शांति की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। चलो आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास कई हैं, तो चलो देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत एक शक्ति है, अनुच्छेद 356 के तहत और 360 के तहत। ठीक है, तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के पास क्या है? राष्ट्रीय आपात लगाने की शक्ति। राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय आपात भारत में कितनी बार लगा है? तो राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लगा है। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है और 1975 में लगा है। ओके, इसमें भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इंडिया और प्लस चीन के साथ, इंडिया प्लस पाक के साथ, और ये कि आंतरिक अशांति। ठीक है, तो आंतरिक अशांति के आधार पे ये वाला लगाया गया था, तीसरा वाला। ठीक, पहला वाला भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब राष्ट्रीय आपात लगा था। ओके, और दूसरा वाला कब लगा था? भारत और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ है, जब बांग्लादेश का निर्माण होता है, इंदिरा गांधी करवाती है, तभी उसी समय इंदिरा गांधी को क्या कहा गया था? दुर्गा का रूप कहा गया था। ओके, वाकई में बड़ी रणनीति के तहत बांग्लादेश का निर्माण किया गया, और कम से कम मतलब बिना लगभग युद्ध के थोड़ा बहुत युद्ध हुआ, और वहाँ हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बना लिया था पाकिस्तान में। उसमें असल में ये रणनीति अपनाई गई थी कि गर्मियों में नहीं, क्योंकि गर्मियों में पाकिस्तान यहाँ से हमला कर देगा कश्मीर पे, अगर जो हम लोगों ने इधर बांग्लादेश की तरफ कुछ हरकत की, तो इसीलिए वेट करना पड़ा 5-6 महीने, नहीं तो 6 महीने पहले ही बांग्लादेश का निर्माण हो जाता। तो इंदिरा गांधी जी को तीनों सेना प्रमुखों ने ये सलाह दी, और ये सब लोगों ने परामर्श किया बैठ के, रणनीतिकारों ने रणनीति बनाई कि अगर जो हम लोग नवंबर और जनवरी के महीने में जब भयानक बर्फबारी होती है, उस समय इस काम को अंजाम दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तब क्योंकि इधर की हमारी जो बॉर्डर लॉक हो जाएगी कश्मीर की तरफ की, क्योंकि इतना बर्फ गिरता है, वहाँ से कोई आतंकवादी इंटर नहीं कर पाएगा, और जब इधर से इंटर नहीं कर पाएगा और हम अपनी सेना भेज देंगे बांग्लादेश की तरफ, और वहाँ सब कब्जा कर लेंगे। सेम यही हुआ। दिसंबर और जनवरी के जाड़े चल रहे थे, उस समय इंदिरा गांधी ने ये कदम उठाया, और उधर से बिल्कुल इतनी बर्फबारी गिर रही थी, इतनी बर्फबारी हो रही थी दिसंबर और जनवरी के महीने में, कि उधर पूरा बॉर्डर हमारा प्रकृति ने सुरक्षित कर लिया था, बर्फबारी ने सुरक्षित कर रखा था, तो उधर से कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी फ़ौज को वहाँ तैनात कर रखा था, और बाकी इधर हमारी फ़ौज भेज दी गई बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में उनको क्या किया, उनके जितने भी सैनिक थे पाकिस्तान के, क्योंकि उनका हम लोगों ने समुद्र का रास्ता भी काट दिया था और थल वाला उधर का भी काट दिया, कहीं से भी उनका कोई रास्ता नहीं था उनके पास जो सामग्री या गोली बारूद पहुंच पाए। तो इसीलिए वहाँ 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के हम लोग की सेना के सामने समर्पण कर दिया था, और इस तरीके से बांग्लादेश का निर्माण होता है सन 1971 में। तभी इंदिरा गांधी को उस समय दुर्गा का रूप बताया गया था। ओके, ये कहानी शायद आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैंने बताई है, याद कर लो। ठीक है, तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है, तो अब उस समय भी राष्ट्रीय आपात लगता है। 1975 में फिर आंतरिक अशांति के तहत राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी जी लगवाती हैं। अगला आ जाओ, 356 अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लागू करता है कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यानी कोई राज्य संवैधानिक तरीके से वहाँ का शासन नहीं चला रहा है, अशांति फैल गई है उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर एक स्पेशल क्षेत्र में, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। और सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू हुआ था? तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू होता है पंजाब में, और सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगता है यूपी में, और सबसे अधिक टाइम तक कहाँ
राष्ट्रपति सबसे, ये क्वेश्चन आप ही बताओगे, सबसे ज़्यादा टाइम तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य पे लागू रहता है? ये क्वेश्चन आप बताओगे, हम नहीं। ठीक, अगला आ जाओ। 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात। ठीक, ये एक भी बार नहीं लगा है। हालांकि ये आपात लगना कोई अच्छी बात नहीं है, इससे भारत की जो है मुद्रा पॉलिसी और बहुत सारे बिजनेस जो है चौपट हो जाते हैं। ओके, राष्ट्रीय आपात में बहुत कुछ तो सब बर्बाद हो जाता है। वित्तीय आपात लग जाएगा तो जिसकी 1 लाख तनख्वाह है, हो सकता है उसकी 5,000 रह जाए, बहुत आपाधापी मच जाएगी, 500-500 रुपये के लिए कत्ल होने लगेंगे। इसीलिए तीनों आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को ना यूज करनी पड़े, उतना भारत के लिए अच्छा है। ओके, तो ये 3 पॉइंट, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। ओके, चलो कैसे लगाता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पे। ओके, अब वीटो पावर, तो अनुच्छेद 111 अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? वीटो पावर का प्रयोग करता है। ओके, वीटो पावर का प्रयोग करता है। पॉकेट, इसमें सबसे स्पेशल है पॉकेट वीटो, वीटो। और ठीक है, वीटो शक्ति में राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यानी कि कोई भी विधेयक आया तो राष्ट्रपति उस पर कुछ भी नहीं कहेगा, उसको चुपचाप अपनी जेब में रख लेगा। जेब में रखने का मतलब नाम तो वही पॉकेट वीटो, उस पर कुछ नहीं करेगा, उसकी वो फाइल वहीं पे उसके कार्यालय में पड़ी रहेगी, उस पर कोई निर्णय नहीं देगा, ना तो उस पर हाँ कहेगा और ना तो पुनर्विचार के लिए वो संसद को वापस लौटाएगा, वो अपने ही ऑफिस में रखा रहेगा, तो वो विधेयक तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। उसीलिए उसको वीटो पावर कहते हैं। तो एक बार वीटो पावर का प्रयोग किया गया था, किसने किया बताओ? वीटो पावर का प्रयोग किसने किया बताओ भैया? ज्ञानी जैल सिंह, एक हमारे राष्ट्रपति हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर का प्रयोग किया, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था किस पे? सन 1986 के भारतीय डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, तो सन 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक में इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ओके, तो ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए थे इसी भारतीय डाक संशोधन विधेयक को लेके। तो ज्ञानी जैल सिंह ने उसको पॉकेट वीटो का प्रयोग करके उस पर ना हाँ कहा, ना तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया, और वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसी को बोलते हैं अनुच्छेद 111 के तहत पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है। राजनयिक शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति ही राजदूत मतलब राजदूत समझ रहे हो आप, जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं अन्य देशों में। ठीक है, तो राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, तो राजनयिक यानी कि राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और क्या करता है? राजदूतों की नियुक्ति करता है और सभी समझौते यानी संधियां और समझौते, ठीक, किसके नाम से होंगी? राष्ट्रपति के नाम से। ठीक है, देखो राजदूत क्या है, यानी सभी जो विदेशों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अधिकारी, उनको बोलते हैं राजदूत। वो IAS अधिकारी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और आगे आ जाओ, दूसरे देशों से जो भी हम लोग समझौते करते हैं और जो भी संधियां करते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। हालांकि कभी जाते प्रधानमंत्री हैं, लेकिन किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं सारे के सारे। स्वाविवेक शक्ति में ये आता है कि जैसे किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं प्राप्त करता है, कोई भी, जैसे वोट पड़े आपके, आम चुनाव हुआ, उसमें कोई भी दल ने बहुमत नहीं प्राप्त किया है, या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वाविवेक का प्रयोग करके किसी भी पार्टी को जिसको लगता है कि हाँ ये बंदा
बहुमत सिद्ध कर देगा संसद में, उस पार्टी को वो पहले निमंत्रण देता है कि आप सरकार बनाओ आके। तो इसको बोलते हैं स्वाविवेक की शक्ति। ओके, तो स्वाविवेक की शक्ति के तहत क्या होता है, ठीक, तो अपना इतना समझ लिया होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस समझ लो आप कि जब कोई दल बहुमत नहीं प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार जिसके दल के पास किसी भी दल को, मतलब जिसको लगता है कि इस दल के पास ज़्यादा पावर है, यानी ये दल सरकार बना ले जाएगा, तो उस दल को पहले निमंत्रण देता है कि आप सरकार बनाओ आके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्वाविवेक की शक्ति राष्ट्रपति की। ओके, और दूसरा पॉइंट है, अगर जो कोई प्रधानमंत्री अचानक इसका निधन हो जाता है, ठीक है, और उसकी पार्टी अपने में से कोई एक नेता नहीं चुन पाता है कि इस नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का अधिकार प्राप्त करके उस दल के किसी भी नेता को, उस दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। ओके, उन्मुक्त शक्तियाँ और विशेषाधिकार। उन्मुक्त शक्तियों में ये होता है कि राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इनके खिलाफ, राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके खिलाफ कोई भी दंडवाहक कार्यवाही, कोई भी दंडनीय कार्यवाही की ना तो संस्तुति की जाएगी, ठीक है, और ना तो उनको दंड दिया जा सकता है जब तक राष्ट्रपति अपने पद पे विद्यमान है। उनके पूर्व के कार्यों के लिए और उन्होंने जो वर्तमान में कार्य किए हैं उनके लिए अगर जो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पे विद्यमान है तो ना तो उनकी दंडनीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाएगी और ना ही उनको गिरफ्तार करने का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश जारी करेगा। ओके, ये स्पेशल शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पे है तो उनको गिरफ्तार करने का कोई भी अदालत निर्णय नहीं दे सकती है कि जाओ राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लो या राज्यपाल को गिरफ्तार कर लो जाके। ओके, और कोई भी दंडनीय कार्रवाई की संस्तुति भी नहीं की जाएगी और ना ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तार कर लो जाके। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सारा राष्ट्रपति से संबंधित जो शक्तियाँ हैं ये आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये आज का जो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हटे जा रहे हैं, ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको स्पेशल तरीके से तैयार कर लीजिए। इतना आप पढ़ लोगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये वादा है मेरा। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो भैया और शेयर भी कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं। चलो मिलते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनको आप अच्छा मानते हो, जिनको वाकई में चाहते हो कि ये लोग पढ़ के आगे बढ़ें और कुछ ज़िंदगी में कर लें, तो उनको आप ये वीडियो भेजो, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।